हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फॉर्मूलेटर ऑनलाइन पे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग बॉन्ड कॉर्मन इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो मेरा जो बॉन्ड कॉर्मन इक्वेशन था बाबू, वो क्या बोलता था कि टाउ नॉट अपॉन में रो इंटू वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी एक्स। डाउ या डी, क्योंकि वन वेरिएबल है तो सीधा डी कर देते हैं हम लोग। तो ये मेरा बॉन्ड कॉर्मन इक्वेशन था। अब मैंने इससे बोला था कि बाबू क्या कि इससे हम लोग किसी भी बाउंड्री का थिकनेस, शियर स्ट्रेस का कोफिशिएंट, उसके बाद क्या कर सकते हैं बाबू, ड्रैग फोर्स, सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं बस इस इक्वेशन के मदद से। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है कि एक वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यू अपॉन वी नॉट इक्वल टू 3/2 वाई अपॉन डेल्टा माइनस 1/2 वाई अपॉन डेल्टा का होल क्यूब। ये मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है और इससे हम लोग को डिटरमाइन क्या करना है बाबू, पहले तो बाउंड्री लेयर थिकनेस मींस डेल्टा, एंड दूसरा क्या डिटरमाइन करना है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग लोकल कैलकुलेट करना है या एवरेज, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों चीज कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टाउ नॉट इक्वल टू टाउ नॉट अपॉन में रो इंटू में वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, डी थीटा अपॉन में डी एक्स। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे थीटा जो मेरा है वो क्या है, मोमेंटम थिकनेस। थीटा है मेरा मोमेंटम थिकनेस। तो देखिएगा आप लोग, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, थीटा का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से डेल यू अपॉन में वी नॉट इंटू में 1 माइनस ई अपॉन में वी नॉट इंटू में डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इससे हम लोग टाउ नॉट का वैल्यू मिलेगा। और एक टाउ नॉट का वैल्यू हम लोग न्यूटन्स लॉ से निकाल सकते हैं कि टाउ नॉट इक्वल टू म्यू इंटू डी अपॉन डी वाई। तो दोनों टाउ नॉट को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हमारा क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मिल जाएगा या फिर थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से थीटा का वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 0 टू डेल्टा ई अपॉन वी नॉट की जगह पे सीधा ये वैल्यू 3/2 वाई अपॉन डेल्टा माइनस 1/2 वाई अपॉन डेल्टा का होल क्यूब इंटू 1 माइनस ई अपॉन वी नॉट। इसका माइनस इसका प्लस मिलके माइनस हो गया, 3/2 वाई अपॉन डेल्टा, और इसका माइनस और इसका माइनस दोनों मिलके प्लस हो गया, तो प्लस 1/2 इंटू वाई अपॉन डेल्टा का होल क्यूब। चलिए इसको इंटू में dx, थीटा में वो dy होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy, क्योंकि थिकनेस है, थिकनेस हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस में लेते हैं तो dy। यहाँ से क्या करेंगे फिर 0 से डेल्टा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो कितना हो गया 3/2 इंटू में y बाई डेल्टा प्लस प्लस प्लस, इसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो इसका प्लस इसका माइनस मिलकर माइनस 3/2 इंटू 3/2 कितना हो गया 9 अपॉन में 4, और इंटू में y बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो इसका प्लस मिलकर प्लस 3/2 इंटू 1 बाई डेल्टा मीन्स 3/4 इंटू में y बाई डेल्टा का पावर 3 और 1 कितना हो गया 4, इसका माइनस इसका प्लस मिलकर माइनस 1/2 इंटू वाई बाई डेल्टा का होल क्यूब, इसका माइनस मिलके प्लस 1/2 इंटू 3/2 तो 3/4 इंटू वाई बाई डेल्टा का क्यू और वाई बाई डेल्टा 1 तो वाई बाई डेल्टा का पावर 4, इसका माइनस और इसका प्लस मिलके माइनस 1/2 मिलके 1/4 और वाई बाई डेल्टा का होल क्यू और वाई बाई डेल्टा का होल क्यू मिलके वाई बाई डेल्टा का होल पावर 6 इंटू डी वाई। इसको इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 0 टू डेल्टा 3/2 इंटू वाई अपॉन डेल्टा माइनस 9/4
इंटू में वाई बाई डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस में 3/4 वाई बाई डेल्टा का पावर 4 और 3/4 वाई बाई डेल्टा का पावर 4 दोनों प्लस में, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 वाई बाई डेल्टा का पावर 4, फिर कितना हो गया माइनस में 1/2 वाई बाई डेल्टा का होल क्यूब माइनस में 1/4 वाई बाई डेल्टा का पावर 6। इसको हम लोग को इंटीग्रेट कर देना। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 3/2 कांस्टेंट और कांस्टेंट, वाई बाई डेल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 2 डेल्टा माइनस 9/4 वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई क्यू अपॉन में 3 और डेल्टा स्क्वायर का डेल्टा स्क्वायर प्लस 3/2 का 3/2 वाई का पावर 4 का इंटीग्रेशन वाई बाई 5/4 इंटू में डेल का पावर 4 का डेल का पावर 4 माइनस 1/2 का 1/2 वाई क्यू का इंटीग्रेशन वाई की पावर 4 अपॉन में 4 अपॉन में डेल्टा क्यू माइनस 1/4 वाई के पावर 6 का इंटीग्रेशन वाई की पावर 7 इंटू में से डिवाइडेड बाई 7 इंटू में डेल्टा का पावर 6। ये हो गया मेरा डी वाई, और मेरा लिमिट डी वाई नहीं सॉरी, यहाँ पे लिमिट कितना से कहाँ तक आ जाएगा 0 से लेके डेल्टा तक। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा कि जैसे ही वाई की जगह पे अगर हम लोग डेल्टा डालेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर एक डेल्टा से वाई डेल्टा की जगह वाई की जगह पे डेल्टा आएगा तो डेल्टा स्क्वायर से एक डेल्टा कैंसिल, इसी तरह से डेल्टा क्यू होगा तो डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ डेल्टा 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 सब में बच जाएगा। तो हमने क्या किया कि डेल्टा को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 3/2 इंटू 2 3/4 माइनस में 9 4 इंटू 3 12 प्लस में 3 2 4 जा 8 माइनस 1/2 इंटू 4 तो 1/8 माइनस 1 4 इंटू 7 28 इंटू डेल्टा। तो यहाँ से कितना आ गया डेल्टा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 39 अपॉन में 280 डेल्टा। ये आपका थीटा का वैल्यू आ गया। यहाँ से हमने थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, मैं इसको मैच कर लेता हूँ कि मेरा कितना है 39 अपॉन में 280 डेल्टा, बिल्कुल सही। चलिए अब डेल्टा का वैल्यू थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब थीटा के बाद फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से एक और अब इस थीटा का वैल्यू हम लोग पहले यहाँ पे पुट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा कि टाउ नॉट अपॉन में रो इंटू में वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू डी 39 अपॉन में 280 डेल्टा अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से टाउ नॉट इक्वल टू मेरा क्या आ गया रो इंटू में वी नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट है 39 अपॉन में 280, तो ये बाहर आ जाएगा, बच कितना जाएगा डी डेल्टा अपॉन में डी एक्स। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा टाउ नॉट का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से टाउ नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दोनों का क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो चलिए अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से टाउ नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से टाउ नॉट का वैल्यू निकालेंगे और ये टाउ नॉट दोनों को कंपेयर करेंगे तो वहां से मेरे को डेल्टा के टर्म में एक रिलेशनशिप मिलेगा, वही मेरा क्या दे देगा बाबू, वो दे देगा आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Since from Newton's law of viscosity, tau naught equal to tau equal to mu into du upon dy। अब हम लोग जब भी बात करते हैं बाउंड्री लेयर थियरी में तो एट द बॉटम पे मतलब एट y इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो टाउ नॉट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू कितना डाल देंगे y इक्वल टू 0।
सिंस अभी हम लोग का ये रिलेशनशिप दिया हुआ है u अपॉन वी नॉट इक्वल टू 3/2 y अपॉन डेल्टा माइनस 1/2 y डेल्टा का होल क्यूब। तो यहाँ से u का वैल्यू हमको इजीली मिल जाएगा। तो u के लिए हम लोग क्या कर देंगे, बस वी नॉट से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी नॉट से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू वाई अपॉन डेल्टा माइनस 1/2 वाई बाई डेल्टा का होल क्यूब। अब इसको y के टर्म में एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो du अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा, वी नॉट 3/2 वाई बाई डेल्टा का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन डेल्टा माइनस 1/2 वाई अपॉन डेल्टा का होल क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में डेल्टा का क्यूब। अब चूंकि u हमको y इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे सीधा रख देते कितना, y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा y इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा du अपॉन डी वाई एट y इक्वल टू 0 कितना निकल के आया, v नॉट 3/2 इंटू 1 अपॉन में डेल्टा। यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे तो सारा टर्म 0 आ जाएगा। तो बस ये टर्म आ गया, कितना आ गया कि 3/2 वी नॉट अपॉन में डेल्टा। क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई एट वाई इक्वल टू 0, जिसका वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू रख देते हैं 3/2 वी नॉट अपॉन में डेल्टा। तो यहाँ से मेरा टाउ नॉट का वैल्यू कितना आ गया, 3/2 म्यू वी नॉट अपॉन में डेल्टा। एक टाउ नॉट का वैल्यू ये है और एक टाउ नॉट का वैल्यू ये है, तो हम लोग दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो लिखेंगे कि फ्रॉम या फिर बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे ही 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो उसी डेल्टा के टर्म में कुछ रिलेशन मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2 रो इंटू वी नॉट का स्क्वायर इंटू में 39 अपॉन में 280 इंटू में डी डेल अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3/2 इंटू में म्यू वी नॉट अपॉन में डेल्टा। इक्वेट कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल्टा वाले टर्म को एक साथ रखते हैं, बाकी सारे टर्म को इस साइड लेके चले जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा इंटू डी डेल्टा इक्वल टू 3/2 म्यू वी नॉट 280 अपॉन में 39 इंटू में रो 1 अपॉन रो इंटू वी नॉट का स्क्वायर। ये टर्म आ गया। इसको एक बार अच्छे से सजा देते हैं। डो इंटू डो डेल्टा, डेल्टा इंटू डी डेल्टा 3/2 इंटू में 280 अपॉन में 39 इंटू में वी नॉट से एक वी नॉट कैंसिल, तो म्यू अपॉन में रो वी नॉट। और यहाँ से dx था तो dx उठ के इधर आएगा तो dx रह जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना, डेल का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू 3/2 इंटू में 280 अपॉन में 39 इंटू में म्यू अपॉन में रो वी नॉट dx का इंटीग्रेशन x। और चूंकि हमने कोई यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। और जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि कुछ बाउंड्रीज, तो लिखते हैं कि फ्रॉम बाउंड्रीज या फिर कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीधा हमने पढ़ा था कि जब मेरा x की वैल्यू 0 होता है, x का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे मेरा डेल्टा का भी वैल्यू कितना आ जाता है, 0। लिखेंगे कि एट x इक्वल टू 0 डेल्टा इक्वल टू 0। इसका वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गया,
एक्स के कारण ये पूरा टर्म जीरो हो गया, प्लस में सी, दिस इम्प्लाइज दैट मेरा सी का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। तो सी का वैल्यू अगर इसमें जीरो रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू 3/2 इंटू में 280 अपॉन में 39 इंटू में म्यू अपॉन में रो भी नॉट इंटू में एक्स। अब हमें क्या करना है कि इसको रो और एक्स के टर्म में रिलेशन लाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते जाते हैं कि रो स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं तो सिर्फ बच गया कितना, डेल स्क्वायर 3 इंटू में 280 अपॉन में 39 इंटू में ऊपर रो को हम लोग नीचे ले आते हैं तो कितना आ गया, रो भी नॉट अपॉन में म्यू, ऊपर में मेरा एक्स है। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर जो मेरा होता है वो क्या हो जाता है, रो वी नॉट एक्स अपॉन में म्यू। अगर रेनॉल्ड्स नंबर एट एक्स डिस्टेंस पे बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि रो वी नॉट इंटू म्यू तो है लेकिन एक्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं अपने मन से ऊपर नीचे एक्स से गुना कर दिए। तो जैसे ही ऊपर नीचे एक्स से गुना करेंगे तो मेरा जो टर्म बच जाएगा कितना बच जाएगा, कितना टर्म बच जाएगा, डेल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 280 अपॉन में 39 इंटू में एक्स स्क्वायर अपन में रो वी नॉट एक्स अपॉन में म्यू, रो वी नॉट एक्स अपॉन में म्यू। इसके जगह पे हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर एट ए डिस्टेंस एक्स आर ई एक्स। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आ रहे हैं तो बटा में एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 280 अपॉन में 39 इंटू में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में आर ई एक्स। यहाँ से हमने क्या किया कि डेल अपॉन एक्स के लिए क्या किया कि इसके स्क्वायर को, अगर स्क्वायर को सीधा इधर ले जाते हैं तो हमारे अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट 3 इंटू 280 अपॉन में 39 इंटू में 1 का स्क्वायर रूट 1 और आर ई एक्स स्क्वायर रूट में। तो यहाँ से मेरा जो डेल्टा का वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगा बाबू आपका 4.64 अपॉन में आर ई एक्स और एक्स आके इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, बाउंड्री लेयर थिकनेस। अब बाउंड्री लेयर थिकनेस के बाद इसमें पूछा गया था, अब बाउंड्री लेयर थिकनेस किसके टर्म में निकाले हम लोग, रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म में। तो क्वेश्चन में भी पूछा था हमसे क्या कि जो हम लोग को बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालना है वो रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म में निकालना है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग डेल्टा का बात करते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस का बात करते हैं, तो जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ते जाता है बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे एक्स बढ़ते जाता है वैसे वैसे मेरा बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स मेरा किसका फंक्शन है, बाउंड्री लेयर मेरा किसका फंक्शन है, बाउंड्री लेयर थिकनेस जो मेरा फंक्शन है किसका, एक्स का फंक्शन है। उसी तरह से अगर हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर का बात करते हैं तो कितना हो जाता है, रो भी एक्स अपॉन, जैसे हमने क्या बोला था कि बाउंड्री लेयर जो थिकनेस है वो भी मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है, रेनॉल्ड्स नंबर है वो भी मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है। इसलिए जब से क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बताना है वो इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म में बताना। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था, दूसरा चीज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। क्योंकि हम लोग को पता है कि कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग दो होते हैं, एक लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, एक एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। तो 1 बाई 1 हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अगर लोकल का बात करें, लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का, तो उसको हम लोग लिखते हैं कितना, सी एफ एक्स से, जिसका वैल्यू हमने कितना पढ़ा था कि टाउ नॉट अपॉन में रो वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2, टाउ नॉट अपॉन में रो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब चूंकि टाउ नॉट का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, तो टाउ नॉट का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, वो मैंने इरेज कर दिया। तो टाउ नॉट का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया था कि टाउ नॉट जो मेरा होगा वो कितना होगा, टाउ नॉट मेरा होगा 3 म्यू वी नॉट, 3 म्यू वी नॉट अपॉन में 2 डेल्टा। जब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमने किया था तो वो कैलकुलेट करके मेरा कितना आया था, 3 म्यू वी नॉट अपॉन में 2 डेल्टा। तो बस टाउ का वैल्यू इसमें रख देते हैं हम लोग। जैसे ही टाउ का वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 म्यू वी नॉट अपॉन में 2 डेल्टा। ये रो वी नॉट स्क्वायर नीचे रह जाएगा, ये मेरा 2 के ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल और वी नॉट से एक वी नॉट कैंसिल, तो बच कितना गया, 3 म्यू अपॉन में
डेल्टा इंटू रो इंटू में वी नॉट। अब क्या करते हैं कि इस टर्म में ये डेल्टा का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, डेल्टा का वैल्यू इसमें रखते हैं। तो मेरा सी एफ एक्स का वैल्यू कितना आया है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फोर्स एट ए डिस्टेंस एक्स कितना हो गया 3 म्यू अपॉन में डेल्टा इंटू में रो इंटू में वी नॉट। क्योंकि डेल्टा का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आया है 4.64 अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर ई एक्स इंटू में एक्स इंटू में रो इंटू वी नॉट। यहाँ से क्या होगा कि आर ई एक्स को हम लोग उठा के ऊपर लेके चले जाएंगे, तो अंडर रूट आर ई एक्स ऊपर अपॉन में 4.64 इंटू में रो वी नॉट एक्स। चूँकि ये म्यू ऊपर है तो म्यू को उठा के अगर हम लोग इसको नीचे ले आए तो फिर से देखिए यहाँ पे रेनॉल्ट नंबर मेरा बन गया। एट ए डिस्टेंस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी नॉट एक्स अपॉन में म्यू, यही चीज़ है। तो इसकी जगह पे हम लोग सीधा आर ई एक्स लिख देते हैं, तो 3 इंटू में अंडर रूट आर ई एक्स अपॉन में 4.64 इंटू आर ई एक्स स्क्वायर रूट में, और आर ई एक्स यहाँ पे है तो सिर्फ ऊपर में मेरा स्क्वायर रूट बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 4.64 इंटू में आर ई एक्स, सॉरी आर ई एक्स ऊपर का, नीचे में इसका आर ई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर ई एक्स। तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ नीचे में मेरा स्क्वायर रूट ऑफ आर ई एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर ई एक्स। यहाँ से अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा सी एफ एक्स का 0. कितना आ गया 0.646 अपॉन में आर ई एक्स। तो इस तरह से मेरा कोफिशिएंट ऑफ लोकल ड्रैग कोफिशिएंट भी मेरा आ गया। इसके बाद हमसे तीसरा चीज़ पूछा था क्या, वो पूछा था एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट निकालने के लिए। हमसे तीसरा चीज क्या पूछा गया था इसमें, एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट, एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एवरेज, चूंकि ये क्वेश्चन में हमारा लेमिनार बाउंड्री लेयर दिया गया था तो हम लोग इसको इजीली लिख सकते हैं क्या कि लेमिनार बाउंड्री लेयर में जो एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट होता है वो मेरा वैल्यू कितना हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ लोकल ड्रैग कोफिशिएंट। तो सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ 0.646 अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर ई एक्स। लेकिन चूंकि जब हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो ये रेनॉल्ट नंबर मेरा एट ए डिस्टेंस एक्स न रख के वो टोटल के लिए हो जाता है। एवरेज क्या होता है बाबू, टोटल लेंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जबकि किसी एक्स डिस्टेंस पे मतलब पर्टिकुलर पॉइंट करने के लिए हम लोग लोकल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए टोटल लेंथ एल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 2 4 2 8 और 1 9 6 12, तो 1.292 अपॉन में आ रही है। तो ये मेरा क्या कैलकुलेट हो गया ड्रैग कोफिशिएंट एवरेज। इस तरह से हमने क्या कर लिया कि जो जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो हमने सारा कैलकुलेट कर लिया। तो क्या क्या हमसे पूछ रहा था, पहला चीज़ तो पूछ रहा था हमसे कि आप बताइए जो आपका थिकनेस होगा बाउंड्री लेयर का थिकनेस वो कितना होगा। तो थिकनेस हमने कैलकुलेट कितना किया था, थिकनेस हमने कैलकुलेट किया था 4.64 अंडर रूट में आर ई एक्स इंटू में मल्टीप्लाई बाई एक्स। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि ड्रैग कोफिशिएंट एट ए डिस्टेंस एक्स मीन्स लोकल ड्रैग कोफिशिएंट बताइए। तो वो हमने कितना कैलकुलेट कर लिया था, वो 0.646 अंडर रूट आर ई एक्स। उसके बाद हमसे पूछा गया था क्या कि एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट बता दीजिए। तो एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट हमने कितना कैलकुलेट कर लिया था, वो था 1.292 अपॉन में आर ई एक्स। वन कॉमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन की मदद से हमने ये सब किया था। उसके बाद एक क्या इक्वेशन आता है बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लेसियस इक्वेशन। तो ब्लेसियस इक्वेशन क्या कहता है कि जब आपका
वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हो, वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दिया हो, तब आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं किसका, ब्लेसियस सॉल्यूशन का। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि हमारा ब्लेसियस सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ब्लेसियस इक्वेशन। तो जब मेरे पास कोई किसी तरह का वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दिया रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लेसियस इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। उसके बाद बाउंड्री लेयर थिकनेस फाइंड करना, वो फाइंड कर लेंगे, ड्रैग कोफिशिएंट फाइंड करना, वो फाइंड कर लेंगे, एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट फाइंड करना, वो फाइंड कर लेंगे। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर मेरा फ्लो लेमिनार हो, अगर फ्लो मेरा लेमिनार हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का वैल्यू आता है वो कितना आता है, 5 में आर ई एक्स इंटू में मल्टीप्लाई वाई एक्स। तो उन्होंने बताया था ये डिस्प्लेसमेंट, उन्होंने क्या बोला था कि जो मेरा बाउंड्री लेयर थिकनेस आता है वो कितना आता है, 5 में अंडर रूट आर ई एस। यहाँ से क्या करेंगे, किस में एक्स मल्टीप्लाई करके मेरा क्या हो जाएगा, बाउंड्री लेयर थिकनेस निकल जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि ड्रैग कोफिशिएंट का जो वैल्यू आता है वो अप्रोक्सीमेटली आता है कितना, 0.664 अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर ई एक्स। उसके बाद हमने क्या किया था कि एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट जो होता है फॉर लेमिनार फ्लो, याद रखिएगा कि सिर्फ लेमिनार फ्लो में जो मेरा एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट होता है वो 2 टाइम्स होता है किसका, लोकल ड्रैग कोफिशिएंट का। याद क्या रखना है कि ओनली फॉर लेमिनार फ्लो, सिर्फ लेमिनार फ्लो के केस में ही मेरा जो एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट होगा वो एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट होगा वो 2 टाइम्स होगा लोकल ड्रैग कोफिशिएंट का। तो उसमें हमने क्या किया कि एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट में क्या किया कि 2 टाइम्स ऑफ लोकल ड्रैग कोफिशिएंट, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.664 अपन में अंडर रूट ऑफ आर ई एक्स, ये करने पे कितना क्या, 1.328 इंटू में आर ई एल। याद रखिएगा कि जब भी ड्रैग कोफिशिएंट लोकल निकालते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं, कोई एक डिस्टेंस एक्स पे निकालते हैं, लेकिन अगर एवरेज का बात करते हैं तो हम लोग पूरे लेंथ पे निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे आर ई एल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या रहेगा, मेरा आर ई एक्स रहेगा। ठीक उसी तरह से उन्होंने बहुत सारे फ्लो देखा, फ्लो पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सारे रिजल्ट दिए थे। उसी तरह उन्होंने टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या बोला, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट, जो मेरा बाउंड्री थिकनेस होगा वो कितना हो जाएगा, 0.376 अपॉन में आर ई एक्स पावर 1/5। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो मेरा ड्रैग कोफिशिएंट होगा, जो लोकल ड्रैग कोफिशिएंट होगा सी एफ एक्स, वो कितना होगा, 0.059 अपॉन में आर ई एक्स की पावर 1/5। उसी तरह से उन्होंने एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट के बारे में क्या बोला था कि 0.074 आर ई एल अपॉन में 1/5। तो बहुत बार तो आपसे ऑब्जेक्टिव में सीधा ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या फिर अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दिया रहे तो सीधा हम लोग ब्लेसियस इक्वेशन का हेल्प लेंगे और उसके बाद सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि सी एफ एक्स जो है, सी एफ एवरेज जो है, मतलब एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट जो है वो मेरा 2 टाइम्स ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट, लोकल ड्रैग कोफिशिएंट के बराबर नहीं है। वो मैंने क्या बताया था कि वो सिर्फ कब होगा, तो वो मेरा किस में होगा, सिर्फ लेमिनार फ्लो में होगा। तो ये था हमारा क्या, ब्लेसियस इक्वेशन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंड्री लेयर थियरी का, या बाउंड्री लेयर सेपरेशन का, कि बाउंड्री लेयर सेपरेट कब होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ बाउंड्री, मान लेते हैं कि कोई मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कितना है, v नॉट। यहाँ पे कोई मेरा बाउंड्री है जिसके टच में फ्लूइड आता है, तो जैसे ये फ्लूइड इस बाउंड्री के टच में आएगा उसका वेलोसिटी तो इनिशियल पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0। धीरे धीरे अब चूंकि अगर ये बॉटम लेयर का बात करते हैं तो नाम देते हैं हम लोग इसको लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो लेयर 1 तो क्या होगा, कंप्लीटली रेस्ट में आ जाएगा ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन। क्योंकि ये बाउंड्री है तो बाउंड्री क्या करेगा, बाउंड्री के पास अपना एक म्यू होगा, मीन्स फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, इसलिए क्या एग्जर्ट करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट करेगा, इधर से मेरा
फ्लो आ रहा है, फ्लो के पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी है मतलब क्या, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये फ्लूइड मेरा तब तक मूव करते रहेगा जब तक मेरा काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, तब काइनेटिक एनर्जी के कारण ये फ्लूइड मेरा फ्लो करते रहेगा। वैसी तरह से क्या करेगा कि ये लेयर फ्लो कर रहा है तो अगला लेयर क्या करेगा कि नीचे वाले पे वर्क लगाएगा, वर्क लगा उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी के कारण नीचे वाले लेयर में भी काइनेटिक एनर्जी आएगा और धीरे धीरे वो फ्लो करने लगेगा। तो एक समय ऐसा आएगा बहुत कुछ डिस्टेंस जाने के बाद कि इसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है। ये तो हमको पता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं मेरा वेलोसिटी कम होते जाता है। जैसे जैसे वेलोसिटी कम होते जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरा काइनेटिक एनर्जी इतना कम, चूंकि वेलोसिटी कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। और एक समय ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी कम होते होते इतना कम हो जाएगा कि वो मेरा फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाएगा। अब चूंकि ये फ्रिक्शन फोर्स को ये फ्लूइड ओवरकम नहीं कर पा रहा है तो फ्लूइड क्या कहेगा कि हम इस बाउंड्री से होकर बहते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं इसके बाउंड्री को छोड़ के बहना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ये बाउंड्री छोड़ेगा इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। हमने क्या पढ़ा कि कोई फ्लूइड अगर किसी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन लोअर लेयर जो है, सबसे लोअर लेयर है फ्लूइड का, वो तो कंप्लीटली रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि उसका जो अपर मोस्ट लेयर है वो नीचे वाले लेयर में कुछ मोमेंटम प्रोवाइड करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण उसमें कुछ वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग फ्लो के डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे मेरा वेलोसिटी कम होते जाएगा। चूंकि वेलोसिटी कम हो रहा है तो उस फ्लो के डायरेक्शन में मेरा काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि ये आपका काइनेटिक एनर्जी ये फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन फोर्स से कम हो जाएगा। तो वहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, फ्लूइड बाउंड्री को छोड़ के ऊपर से फ्लो करने लगेगा। इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाउंड्री लेयर सेपरेशन को। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। हमने क्या बोला कि कोई एक फ्लूइड है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है। तो जैसे ही मूव करते करते बाउंड्री के टच में आएगा तो ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वेलोसिटी जीरो हो गया, जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ते जाएगा तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे मेरा कम होते जाएगा। मैंने क्या बोला कि जैसे ही मान लीजिए कि बाउंड्री लेयर है, इधर से मेरा फ्लूइड आ रहा है, वेलोसिटी v नॉट है। तो जैसे ही लोअर लेयर, अगर इस लेयर 1 की बात करें तो जैसे ही बाउंड्री के टच में आएगा तो इसका वेलोसिटी तो मेरा जीरो है, ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन है तो रेस्ट में आ जाएगा। ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन ये तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन उसके ऊपर वाला लेयर क्या होगा, इसमें कुछ मोमेंटम का ट्रांसफर करेगा। इस मोमेंटम के ट्रांसफर होने के कारण इसके पास भी थोड़ा सा वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या करेगा, फ्लूइड फ्लो करेगा, और फ्लूइड फ्लो करेगा फिर ये अब सरफेस है तो सरफेस के पास कुछ रफनेस होगा या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो इसके कारण ये जो सरफेस है वो उसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या होगा कि अगर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी कुछ वेलोसिटी से, तो ये फ्लूइड तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक उसका वेलोसिटी इस फ्रिक्शन फोर्स से कम हो। लेकिन जैसे ही इस काइनेटिक एनर्जी, जैसे इस फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू इस फ्रिक्शन फोर्स के कंपेयर में कम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर कम हो जाता है एज कंपेयर टू फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या हो जाएगा कि ये फ्लूइड आगे फ्लो करना कम बंद कर देगा। तो फ्लूइड फ्लो करना बंद कर देगा तो फ्लूइड क्या सोचेगा कि चलो बाउंड्री से होकर फ्लो ही नहीं करते हैं, बाउंड्री से कुछ हट के फ्लो करते हैं। तो इसी कंडीशन को हमने क्या बोल दिया था कि सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे मेरा फ्लूइड आगे की ओर फ्लो कर रहा है, जैसे जैसे फ्लूइड मेरा आगे की ओर फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी कम हो रहा है। मतलब अगर वेलोसिटी मेरा कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट भी मेरा क्या होगा, वो भी कम होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होगा मतलब प्रेशर का इफेक्ट मेरा क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कम हो रहा है, इसी प्रेशर को हम लोग बोल देते हैं एडवर्स प्रेशर इफेक्ट। तो अब क्या बोलते हैं कि प्रेशर मेरा बढ़ रहा है, वेलोसिटी मेरा कम हो रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मेरा कम हो रहा है, जिसके कारण मेरा काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण मेरा फ्लूइड आगे फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो वही इफेक्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या हो रहा है कि ये पहला कंडीशन हमने ऐसा लिया है कि यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे मेरा वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है।
पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो है। इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट का बात करें तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फ्लो इजीली फ्लो कर रहा है, बाउंड्री से सट के फ्लो करेगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे जो मेरा फ्लो हो रहा है वो अटैच्ड फ्लो है। अब फ्लो मेरा फ्लो हो रहा है कुछ एट ए डिस्टेंस एक्स, कुछ डिस्टेंस के बाद हमने क्या देखा कि वहाँ पे मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो गया। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो गया मतलब प्रेशर ग्रेडियंट भी मेरा कितना हो जाएगा, वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट भी मेरा जीरो हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी मेरा जीरो हो गया। तो ये ऐसा पॉइंट आएगा कि वहां पे मेरा फ्लूइड जस्ट बाउंड्री को छोड़ने वाला होगा। तो उसी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया कि पॉइंट ऑफ सेपरेशन हो गया। अब इसके बाद आप थोड़ा सा भी अगर आगे फ्लूइड मेरा बढ़ता है तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्लूइड बाउंड्री को छोड़ के वो अलग से फ्लो करने लग जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन मेरा हो चुका है। तो वही हमने अगला कंडीशन ऐसा लिया है कि मेरा जो फ्लूइड है वो बाउंड्री को छोड़ के फ्लो करने लग गया है ऐसे। तो इस कंडीशन, इस जोन को हम लोग जो होता है वो बोल देते हैं वेक जोन। इसमें मेरा प्रेशर क्या होते जाता है, गिरते जाता है। मतलब क्या होता है, जो मेरा प्रेशर ग्रेडियंट का अगर बात करें तो मेरा प्रेशर ग्रेडियंट मेरा पॉजिटिव हो जाता है, मीन्स ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। इस जोन को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेक जोन। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि द फ्रिक्शन एंड एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के द्वारा जो अप्लाई किया जा रहा है और जो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट है ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर लाई करते रह गया, लॉन्ग डिस्टेंस तक अप्लाई करते रह गया अपना इफेक्ट किसी भी फ्लूइड के फ्लो पे, तो वो क्या करेगा, फ्लूइड के फ्लो को वो रिटार्ड करेगा। वही बोल रहा है क्या कि द फ्रिक्शन एंड द एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट रिटार्ड्स द फ्लो इनसाइड द बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर के अंदर जो भी फ्लो हो रहा है उसको क्या करेगा, उसके मोशन को वो रिटार्ड करेगा। तो रिटार्ड द फ्लो इनसाइड द बाउंड्री लेयर एंड इफ दिस टू फोर्सेस एग्जिस्ट फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग डिस्टेंस, अगर ये दोनों इफेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको एग्जिस्ट करते रह गए मतलब फ्लो नियर द बाउंड्री विल गेट रिटार्डेड, मतलब बाउंड्री के नियर का जो फ्लो रहेगा वो बाउंड्री को सेपरेट करने लग जाएगा। मतलब वो चाहेगा कि अब उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा। एंड एट सम पॉइंट वेलोसिटी ग्रेडियंट एट बाउंड्री डी अपॉन डी वाई जो हो जाएगा, बाउंड्री पे मतलब डी अपॉन डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एट बाउंड्री विल बिकम जीरो, वो जीरो के बराबर हो जाता है। और एट दिस पॉइंट बाउंड्री स्ट्रीम लाइन लीव्स द बाउंड्री सरफेस, वो क्या करेगा, वो बाउंड्री सरफेस को छोड़ देगा एंड सेपरेशन इज सेड टू बी अकर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा फ्लूइड का सेपरेशन हो चुका है। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि मेरा क्या क्या सफिशिएंट कंडीशन है बाउंड्री लेयर सेपरेशन का। हमने क्या बोला बाबू कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन के लिए जो मेरा सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है, जो मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो या तो जीरो के बराबर हो या जीरो से कम हो। कोई भी मेरा जो फ्लो था वो सेपरेट तभी कर रहा था जब मेरा यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो जा रहा था, वो जीरो के बराबर हो जा रहा था। और इसके बाद मेरा फ्लूइड क्या हो जा रहा था, सेपरेट कर जा रहा था। तो यही हमने क्या बोला कि द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द बाउंड्री लेयर सेपरेशन इज क्या, डी यू अपॉन डी वाई, जो मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट होना चाहिए वो लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट का, तो यहाँ पे जीरो होता है, इसके बाद मेरा प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव होने लग जाता है। इस पॉइंट पे बात करें तो मेरा प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट मेरा नेसेसरी कंडीशन है बट वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि हाँ सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट रहे तो मेरा फ्लो हो जाए। तो वही बोला गया है क्या कि मेरा प्रेशर ग्रेडियंट या पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो इज द नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर बाउंड्री लेयर सेपरेशन। अब देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्या होता है। तो जैसे आपने पाइप फ्लो में पढ़ा होगा कि अगर हम बात करते हैं पाइप का, अगर कुछ मेरा पाइप का क्रॉस सेक्शन इस टाइप का है तो मेरा यहाँ से अगर पाइप से पानी फ्लो हो रहा है या वाटर कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बाउंड्री लेयर का सेपरेशन हो जाता है। तो ये तो पाइप फ्लो में हो गया। और अगर ओपन चैनल का बात करें, अगर कोई चैनल खुला हुआ है, अगर क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाते हैं,
यहाँ से अगर मेरा वाटर फ्लो हो रहा है तो बोल रहे हैं क्या कि अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो इसमें ड्रैग देखने को मिलेगा। तो वही बोल रहे हैं कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन के कारण क्या होता है कि इन पाइप फ्लो या कन्फाइंड फ्लो, कोई भी कन्फाइंड फ्लो का बात करें तो उसमें क्या होता है कि इंक्रीजेज द लॉसेज। आप लोग भी पढ़े होंगे कि यहाँ पे एग्जिट लॉस लग जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि इन पाइप फ्लो द बाउंड्री लेयर सेपरेशन कॉजेज क्या बाबू, इंक्रीज इन लॉसेस। वही अगर बात करें इन ओपन चैनल फ्लो की तो ओपन चैनल फ्लो में क्या कॉज करेगा, इट कॉजेज ड्रैग। उसके बाद हम आते हैं क्या कि ड्यू टू बाउंड्री लेयर सेपरेशन बेक जोन इज क्रिएटेड। क्या हमने बोल रहा है कि ये कोई मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बीच में मान लेते हैं कोई सरफेस आ गया, तो क्या कर रहे हैं कि जैसे ही ये फ्लूइड आएगा तो फ्लूइड ऐसे ऐसे बहते बहते आएगा, फ्लूइड बहते बहते आएगा और ये सेपरेटेड हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं क्या कि यहाँ से मेरा प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट ड्रॉप होते जाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और प्रेशर ग्रेडियंट मेरा पॉजिटिव हो जाता है, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट बोल रहे हैं। तो वही क्या बोल रहे हैं कि इन बाउंड्री लेयर ड्यू टू बाउंड्री लेयर सेपरेशन बेक जोन इज क्रिएटेड। इसी जोन को हम लोग बोल देते हैं बेक जोन। जैसे यहाँ पे जो हमने बताया था इस जोन को हमने क्या बोल दिया था, बेक जोन। तो सेम चीज वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि ड्यू टू बाउंड्री लेयर सेपरेशन बेक जोन इज क्रिएटेड इन विच प्रेशर इज ड्रॉप। लार्जर इज द बेक जोन ग्रेटर इज द बेक जोन ग्रेटर इज द नहीं, क्या बोल रहे हैं कि लार्जर इज द बेक जोन ग्रेटर इज द ड्रॉप इन प्रेशर। जितना ज्यादा बेक जोन का लेंथ मेरा बढ़ेगा प्रेशर ड्रॉप उतना ज्यादा होगा एंड हेंस ग्रेटर विल बी द प्रेशर ड्रैग। हमने क्या बोला कि लार्जर इज द बेक जोन ग्रेटर इज द ड्रॉप इन प्रेशर एंड हेंस ग्रेटर विल बी द प्रेशर ड्रैग। प्रेशर ड्रैग मेरा क्या होता जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। उसके बाद हमने क्या बोला कि लेमिनार रीजन इज मोर प्रोन टू द अर्ली सेपरेशन। हमने क्या बोला कि जो मेरा लेमिनार फ्लो है वो सेपरेट जल्दी करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं लेमिनार फ्लो का तो वो एक लेयर दूसरे लेयर से कभी भी मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होता। सारे लेयर अलग अलग फ्लो करते रहते हैं। अगर ये लेयर फ्लो कर रहा है तो ये लेयर अपने में फ्लो करेगा, ये लेयर अपने में फ्लो करेगा, ये लेयर अपने में फ्लो करेगा, ये लेयर अपने में फ्लो करेगा। मतलब कहीं पे भी आपको इंटरमिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगा। इंटरमिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगा मतलब मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं हो रहा है उसके कारण ये इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसके कारण क्या होता है कि सारे फ्लो का जल्दी सेपरेट, कोई भी बाउंड्री लेयर के पास जो फ्लूइड का लेयर फ्लो करेगा उसको सेपरेट होने का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही बोल रहा है क्या कि लेमिनार रीजन इज मोर प्रोन टू द अर्ली सेपरेशन बिकॉज इन लेमिनार बाउंड्री लेयर देयर इज नो मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द सेपरेटेड लेयर। सब इंडिविजुअली फ्लो करेंगे, उसके कारण वेलोसिटी का ट्रांसफर नहीं होगा, जिससे क्या होता है कि लेमिनार बाउंड्री लेयर जो हो जाता है वो जल्दी सेपरेट कर लेता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग बाउंड्री लेयर जो सेपरेशन हो रहा है उसको कैसे कम कर सकें, कैसे उसको रोक सकें। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करना है। सो हमने क्या किया कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन को कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम लोग। तो पहला क्या किया हमने कि स्ट्रीमलाइनिंग द ऑब्जेक्ट। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइनिंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी व्हीकल्स होता है तो व्हीकल्स को इस शेप क्यों दिया जाता है, ये शेप क्यों दिया जाता है, ताकि जो भी प्रेशर का इफेक्ट है, जो भी अगर मेरा व्हीकल मूव कर रहा है तो व्हीकल को मूव करने के कारण जो भी मेरा प्रेशर का ड्रैग है, एयर का जो ड्रैग है वो क्या निकल जाए, उसके कारण उसको कोई ड्रैग ना मिले। तो यही बोल रहे हैं कि अगर हम लोग वाटर का भी फ्लो हो रहा है, वाटर का भी फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम भी अपने अगर शेप को स्ट्रीमलाइनिंग कर दें तो सेपरेट होगा नहीं, फ्लो ऐसे इसी के सारे बह जाएगा। तो वही बोल रहे हैं क्या कि स्ट्रीमलाइनिंग द ऑब्जेक्ट। दूसरा हमने क्या बोला कि इंट्रोड्यूसिंग द हाई वेलोसिटी जेट इन द रिटार्डेड फ्लो। अगर कहीं पे अगर यहाँ पे वाटर मेरा अगर सेपरेट होने चाह रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि हाई वेलोसिटी जेट को प्रोवाइड कर देंगे। तो हाई वेलोसिटी जेट प्रोवाइड कर देने के बाद भी क्या हो जाएगा कि मेरे फ्लो का जो वेलोसिटी जो रिटार्ड हो रहा है वो रिटार्ड नहीं होगा और फ्लो मेरा स्मूथली बहते चल जाएगा। क्योंकि जो मेरा फ्लो सेपरेट क्यों हो रहा था, क्योंकि उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था, उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा था। तो अगर हम लोग उसमें हाई वेलोसिटी जेट प्रोवाइड कर देंगे तो ना ही उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ना ही उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि मेरा फ्लो स्मूथली फ्लो होते रह जाएगा और उसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। और तीसरा हमने क्या बोला
कि सक्शन ऑफ द रिटार्डेड फ्लूइड। इन केस अगर यहाँ पे मेरा फ्लो सेपरेट कर रहा है तो हम क्या करें कि यहाँ पे सक्शन पाइप लगा देंगे, तो उससे क्या करेगा कि पानी को सक कर लेगा, जिसके कारण फ्लो मेरा बाउंड्री लेयर से होके ही फ्लो करे। तो यही था 3 पॉइंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मॉड्यूल 1 फिनिश होता है।